नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर गैलेक्सी पे। और आज जो हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो डबल स्टार से प्रचलित है और आप जानते भी होंगे। तो आज टेस्ट सीरीज 2 है। तो चलिए इसका आज हम पूरा डिस्कशन देखते हैं। ये पूरा 100 नंबर का रहने वाला है। तो आप लोग को बस इसमें स्कोर कार्ड देखते जाना है कितना बच रहा है। तो बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और आप बिल्कुल तरह ये जो है अब ये जितना भी दिया गया महत्वपूर्ण अनुदेश ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई गलती नहीं होगा। आप और गलती करने से आप जरूर बचिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए आज का टेस्ट नंबर है 2 और फुल लेंथ सीरीज है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। और वो डेट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पहले से इसका जो है मतलब वो चल चुका है, सेट हो चुका है। तो आज हम लेट से वीडियो बना रहे थोड़ा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। और पहले तो हम आपको पूरा के पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाला है। मैथ रीजनिंग का जो है उसका हम आंसर बता देंगे, अगर स्पेस मिलेगा तो हम बता भी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरू करते हैं और आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके, हाँ यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते चलिए और आंसर लगाते चलिए। हम डायरेक्ट आंसर से शुरू करते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता देंगे। चलिए, क्या है? सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? आपको जो बताना है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1941 में। कब शामिल हुआ था? वर्ष 1941 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1989 में हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? आपको जैन साहित्य के बारे में बताना है। निम्न में से कौन एक जैन साहित्य नहीं है, आप बताइए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो हम बता ही देंगे। जैन साहित्य, निम्न में से कौन एक जैन साहित्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्य बदाम। इसमें आप देख सकते हैं परिशिष्ट पर्वन जो है ये जैन साहित्य है, और कल्पसूत्र ये भी जैन साहित्य, भगवती सूत्र ये भी जैन साहित्य है, और दिव्य बदाम जो है ये जैन साहित्य नहीं है। ये कौन साहित्य है? बौद्ध साहित्य है। दिव्य बदाम जो है ये क्या है? यह एक बौद्ध साहित्य है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये है सही कूट का मिलान करने के लिए है। तो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक नवपाषाणकालीन स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल, मेहरगढ़ एक नवपाषाणकालीन स्थल है, बेलन घाटी एक नवपाषाणकालीन स्थान है, और चिरांद ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है, और कोल्डिहावा ये भी एक जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। तो इसका ABCD 4 के 4 इसका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, 4 का राइट आंसर हो जाएगा D। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5। इसमें भी है मिलान करने के लिए कूट को। चलिए मिलान करते हैं उसको, क्या है उसको मिलान कर लेंगे, बाद में इसका आंसर लगा लेंगे। तो चलिए देख लो, इसका मिलान करते हैं और आप ध्यान से देखते हैं। ये जो है 5 का, ये निरुक्त का किससे संबंधित है? चलिए बताइए। ये जो है निरुक्त का जो भाषा विज्ञान से संबंधित है। निरुक्त का भाषा ज्ञान से संबंधित है। कल्प का संबंध जो है ये कर्मकांड से है। कल्प का संबंध किसी से? कर्मकांड से। और शिक्षा का संबंध जो है उच्चारण विधि से। शिक्षा का संबंध उच्चारण विधि से, और ज्योतिष का जो है भाग्यफल से है। तो ये आप देख ही लिए होंगे। 2 1 4 3 जिस भी ऑप्शन में हो, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर में क्या है?
निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? सिकंदर के साथ कौन आया था आपको ये बताना है। तो इसमें जो है निर्याकस भी आया था और ओनेसिक्रिटस ये भी आया था। तो ये नहीं आया था, 3 नंबर वाला नहीं आया था। क्या कौन आया था? तो इसका 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका आगे क्या है। यहाँ देखिए कूट मिलान करने के लिए है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आंसर भी आपको लगा देते हैं, ठीक। सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। इनमें से क्या है? निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाए, मतलब बढ़ते क्रम में सजाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, फाहियान हो जाएगा, सुंगयुम हो जाएगा, वेनसंग हो जाएगा, इत्सांग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा। पुस्तक तहकीक हिंदी के लेखक कौन है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में गए, तहकीक हिंदी के लेखक कौन है? अल-बुरूनी। तहकीक हिंद किसने लिखा था? अल-बुरूनी लिखा था। तहकीक हिंद किसने लिखा था? अल-बुरूनी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये बताना है। दिल्ली सल्तनत का जो है सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये आपको भी पता होगा, इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। चलिए इसको भी हम सुमेलित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शंकराचार्य का जो संबंध है अद्वैतवाद से है और रामानुजाचार्य जो है, आप लोग बताइए किससे है? रामानुजाचार्य का जो है वो विशिष्टताद्वैतवाद से है, विशिष्टताद्वैतवाद से। उसके बाद गुरु नानक, और गुरु नानक का जो संबंध है एकेश्वरवाद से। गुरु नानक का संबंध किसी से है? एकेश्वरवाद से गुरु नानक का संबंध है। इसके बाद माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है। इसका आप लोग आंसर रखेंगे। क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, कूट में देखते हैं, ये नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा कूट में? ये नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मराठा शक्ति को उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा शक्ति को उदय का जो प्रमुख कारण है ये जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता, बिल्कुल सही है। राजनीतिक जागृति ये भी सही है। भौगोलिक सुरक्षा ये भी सही है। और पूरी छवि ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मराठा शक्ति को उदय का प्रमुख कारण था ऑप्शन नंबर डी। ये चारों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 से इसमें पूरा पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई, आप लोग पढ़िए। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उसके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एकता मुक्ति ये बिल्कुल सही है। सिकदार ये सही है। और परगना चौधरी नहीं, ये परगना चौधरी ये गलत है। इसका तो गाँव मुकदम ये बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है हमने जो गलती किया है क्यों गलती बताए हैं। और परगना का जो है इस परगना के जो प्रमुख होते थे इसको आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप यहाँ देखिएगा। परगना के चौधरी को क्या कहा जाता है? आमिल। परगना के प्रमुख को आमिल कहा जाता था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 नंबर का। आप लोग भी लास्ट तक बने रहेंगे और हम आपको एकदम 100 क्वेश्चन आज बताने वाले हैं, बिल्कुल बिना किसी गैप के। इसमें भी स्वतंत्र राज्य और संस्थापक है, तो ये भी एक कूट है, उनको भी मिलान करना है। चलिए कूट को मिलान करते हैं। आप लोग देखिए, ए से बी को मिलाना है, तो हम देखते चलते हैं। जिसे देखिए क्या है इसमें स्वतंत्र तो राज्य एवं संस्थापक, ये बंगाल का जो कौन है? मुर्शिद कुली खां। बंगाल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। अब अवध के संस्थापक बताना है। अवध के सआदत खां। अवध के कौन थे संस्थापक? सआदत खां। और बताना है हैदराबाद के कौन थे? चिनकिलिच खां। और हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो थे चिनकिलिच खां। और केरल के संस्थापक थे मार्तंड वर्मा।
केरल के संस्थापक थे मार्तंड वर्मा। आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना है, बिहार एसआई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। कोड के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा ये वाला बी नंबर जो है, कोड के आंसर बी नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। अलंकार मतलब सुंदर चीज को देखकर खुश होना। किसने कहा था? ये और कोई नहीं कहे थे, ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप लोग को भी जो भी आंसर आप होता है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलेंगे, तो हम बाद में आप लोग को लाइक कर देंगे, जिसका सही होगा जिसका गलत होगा वो बता देंगे। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया? चलिए बताइए, फतवा जारी क्या था और जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? मौलवी अहमदुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, साथ में क्वेश्चन को आपको भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? खुद को कृष्ण का अवतार और एक और पैगंबर घोषित किया था, तो मिर्जा गुलाम अहमद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मिर्जा गुलाम अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो रेजिमेंट बनाया गया था इसका नाम क्या था? इसका नाम आपको हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन, मेन क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है। 18 का हो जाएगा आपको, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? आप बताइए किसने कहा था ये? इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। और यहाँ देखिए, कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था, कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतरिम सरकार जो 1946 में थे, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्यसभा के पादन सभापति कौन होते हैं? ये आपको पता होगा, पहले से नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पादन सभापति। और अभी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है आपको वो कमेंट करना है। चलिए, उपराष्ट्रपति के बारे में आपको क्वेश्चन दिए हैं, HW मानिए जो मानिए, CW आप उसको कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये आपको हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जोड़ी गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 है या अनुच्छेद 49 है या अनुच्छेद 32 है या 39 के ए है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर है अब 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखते हैं। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किसके परामर्श के बाद जारी करता है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति जो है भारत के वो मुख्य न्यायाधीश के अधीन जारी करता है स्थानांतरण। अगर भारत के उपराष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो स्थानांतरण आदेश किसके परामर्श से जारी करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अकॉर्डिंग वो जारी करेगा। चलिए अब फिर यही है मिलान करने वाले, इसको मिलान कीजिए। कौन सुमेलित नहीं है? मिलान नहीं है इसमें। इसने पूछा कौन सुमेलित नहीं है, ये देख लेते हैं। इसमें सुमेलित नहीं है तो अनुच्छेद 79 है, संसद का गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 93 है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 98 है, संसद का सचिवालय बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 99, अनुच्छेद क्या है? ये है 99, तो संसद के सदस्यों का वेतन भत्ते नहीं। इसका राइट आंसर यही गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 99 में ये नहीं है। अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है आर्टिकल 99। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 में जो है आर्टिकल 99 में दिया गया है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? संसद के सदस्यों को वेतन भत्ते के बारे में नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन से संबंधित उपवर्गों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? इसका हो जाएगा भाग 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम लोग देखते चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। राष्ट्रीय आपात घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द जो संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर का होगा। 28 नंबर में क्या दिया गया है? भारत के मानववादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के मानववादी के बारे में अगर जब भी मानववादी दे तो उसे मताधिकार खोजिए ऑप्शन, अगर मताधिकार मिल जाए तो वही गलत होता है। चलिए हम पहले देख लेते हैं। कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार बिल्कुल यही असत्य है। इसका पहले ही आपको बोले थे तो मताधिकार खोजना है, जब भी मान्यवादी के बारे में क्वेश्चन दे उसमें मताधिकार खोजना है, और ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आपको दोबारा कंफ्यूज ना हो इसीलिए इसका राइट आंसर हम बता दे रहे फिर से, सी नंबर का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। और आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का और भी जो है सेट वो लाते रहेंगे, और किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से क्यों ना। अब हम ग्रुप डी का शुरू करने वाले हैं रेलवे के लिए। एनटीपीसी भी इसमें कवर कर पाएंगे और सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। चलिए पहले इसको पूरा करते हैं और लास्ट में बात करेंगे। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो किसमें अधिकतम विविधता मिलती है ये पूछा गया। उष्णकटिबंधीय आर्द्रवनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्रवनों में अधिकतम विविधता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। आपको ये तो पता ही होगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। गोंड किस मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, क्योंकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए इसमें से दिया गया कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर ये भी बिल्कुल सही है। और ये है बरेली सरयू नदी पे नहीं है, ये गलत है। बरेली जो है क्या राइट आंसर तो हम बता ही देते हैं।
बरेली सरयू नदी पे, यही राइट आंसर होगा। लेकिन बरेली जो है राम गंगा नदी पे है। कौन सा नदी पे है? बरेली जो है राम गंगा, बरेली रामगंगा नदी के तट पर है। चलिए, और लुधियाना सतलुज नदी के तट पर, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ पर अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सेलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? आपको ये बताना है। तो ये है एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सेलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इसके बाद हम कुट देख लेंगे और वो मिलान कर लेंगे। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। तो उड़ीसा जो होगा वो होगा खनिज उत्पादन। उड़ीसा में जो है कोरापुट है। उड़ीसा में जो है उड़ीसा जो है कोरापुट खनिज उत्पादक क्षेत्र जो उड़ीसा को हो जाएगा कोरापुट हो जाएगा। कर्नाटक का हो जाएगा बेल्लारी। कर्नाटक का क्या हो जाएगा? बेल्लारी हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा गुजरात को कच्छ की खाड़ी। गुजरात का क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी गुजरात होगा। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। इसमें 2 1 4 3 है। 2 1 4 3 राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 1 4 3 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। नेक्स्ट होगा 36। मैथ का क्वेश्चन भी आने वाला है, बस अब डरना नहीं है हमें उसके लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। तो ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। और एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिवीजन के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, कोई डिस्कशन क्लास नहीं है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। एक रिवीजन के तौर पे आप सोए हैं, बैठे हैं, वहाँ से आप बैठ के देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सिर्फ क्वेश्चन देखना आप किस टाइप से क्वेश्चन सेट बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं करती है राजकोषीय नीति का संचालन करना, इसका कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है तो राजकोषीय नीति का संचालन इसका कार्य करना नहीं है। इसका कार्य कौन कौन सा करना है? मौद्रिक नीति का संचालन ये भी कार्य करना है। विदेशी मुद्रा संरक्षण के रूप में ये भी कार्य करना है। मुद्रा का निर्गमन करना ये भी इसका कार्य है। लेकिन राजकोषीय नीति का संचालन इसका कार्य नहीं है। अब क्वेश्चन है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो देशों के बीच तेजीकरण से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 39 हम लोग देखते हैं। अब 39 में क्या? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो इसका हो जाएगा फिलिप्स वक्र। इसका क्या हो जाएगा? फिलिप्स वक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो फिलिप्स वक्र हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको पहले से पता होगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं। नेक्स्ट 4 ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का आरोहित
क्रम है, अवरोही क्रम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अवरोही क्रम दिया गया है। तो उधार एवं अन्य देयताएँ, आयकर, जीएसटी, निगम कर, बिल्कुल यही 1 नंबर का ही राइट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और मैथ का क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये भी देख ही लेते हैं। क्या है, यदि 21 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिन में काट सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, तो 21 आदमी कितने दिन में एक्स हो जाएगा। जहाँ पे ये बराबर इक्वल चिन्ह है, तो 7 दिया 21, यहाँ 3 दे दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, तो इसका हो जाएगा 10 दिन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 42 का ए नंबर आंसर। 43 का देखते हैं, थोड़ा ऊपर ले लिए हैं। क्या है, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएँ 15 मीटर, 22 मीटर और 5 मीटर है। तो घन का आयतन क्या होता है, आप लोग को पता होगा। घन का आयतन L गुना B गुना H होता है और सबको गुना कीजिए अब। 15 गुना 22 गुना 5, 5 गुना 10, 0 0 तो सब में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1650। आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, 1650 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 तो हो गया, अब 44 देखते हैं। 9 और 16 तथा 4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ऊपर में थोड़ा स्पेस रख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर में हम बता दे रहे हैं, थोड़ा जहाँ स्पेस कम बचता है इसीलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का जो है कैसे हो जाएगा, उसका रूट अंडर कर लीजिए। पहले आप लिख लीजिएगा, लिखना है तो 9 गुना 16 माइनस कर लीजिए 4 गुना 9, इसका कर लीजिएगा तो कितना होगा, 144 होगा। इसको रूट अंडर करके उसको भी रूट अंडर करके 36 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 44 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए 45 का राइट आंसर देखिए, इसको आप बना लीजिएगा, आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा तो बच जाएगा। ऐसे हम आंसर बता देते हैं क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो लड़के ने कहा, इसमें एक वचन का प्रयोग कहा है। ऊहापो का पर्यायवाची है असमंजस। ऊहापो का जो है पर्यायवाची क्या है, असमंजस है। 47 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का आंसर बता देते हैं। 48 का आंसर आपको सी नंबर का हो जाएगा, ये राइट आंसर है। और 49 का 1-2 इंग्लिश पूछ लिया जाता है तो इसका हो जाएगा नो। आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2-3 रीजनिंग भी होगा। तो एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ की पति मेरी पति की बहन मेरी चाची है, महिला व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध रखता है। तो ये महिला किस प्रकार में, मेरी बहन से, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे। मेरी बहन से संबंध रखता है। चलिए 51 नंबर का भी हमें आंसर बता देते हैं। पश्चिम होगा 20 मीटर, इसका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट फटाफट हम देखते हैं। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी प्रकार सीट क्या है, सीट रिक्त है। आप ट्रेन में बैठते होंगे, बस में बैठते होंगे, ये रिक्त सीट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता देना है, रिक्त सीट है। ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कोई। फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, आपको पता होगा उत्तराखंड की है। फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, ये उत्तराखंड का एक उत्सव है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान
आपको पता हो किसवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। तो आप यहाँ दे दिया केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको सीधा पता चल जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सात निश्चय 2 में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो 55 नंबर का आंसर आपको बताना, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है उसमें। 7 निश्चय 2 में आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसको शामिल नहीं किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य। मुजफ्फरपुर बम कांड, चलिए इसको हम सही से देखते हैं पढ़ के। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1960 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है। शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड में निबंध लिख नहीं, शांति देवी नहीं होगा यहाँ पे, यही नहीं सर, शांति नारायण रहता तो इसका राइट आंसर यही होता, सही हो जाता, लेकिन शांति देवी है इसीलिए राइट आंसर यही है, गलत यही है। उसमें असत्य को नहीं चुनने के लिए कहा गया था, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा डी 56 का। चंपारण एग्रीरियन समिति का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। FG सलाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा FG सलाई। चंपारण एग्रीरियन समिति का अध्यक्ष कौन था, FG सलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसमें बताना ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो किलोवाट एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोवाट क्या है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, केतली में पानी का गर्म होना कौन सा उदाहरण है। तो यह है एक संवहन का उदाहरण, केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। अब है ओडोमीटर, ये दूरी का, ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो दूरी का मापन किया जाता है, ओडोमीटर से दूरी का मापन किया जाता है। अब नोमिनिकल है, तो ये भी हम बता देते हैं, नीचे में स्पेस है इसीलिए हम बताने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए इसमें क्या है। एक कोली 13 kg के सामान को ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए m, इसको m लिख दीजिए आप, m बराबर कितना हो जाएगा 13 kg। हाइट h बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, और g बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगा दीजिए आप, W बराबर mgh, W बराबर mgh। आप इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 195 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जो है जो भी कैलकुलेशन छोड़ती हैं वो आप खुद से कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या रोक करके दोबारा देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, चंद्रमा के एक सतह को चंद्रमा के सतह के नज़दीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है, तो गिर रही थी किसी भी क्षण उसका वेग क्या होगा, समान होगा। किसी भी, इसका एक ही नंबर का आंसर राइट हो जाए, किसी भी क्षण उसका वेग जो है वो समान होगा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान सर्वाधिक होता है। जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, सर्वाधिक होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का मान सर्वाधिक होता है। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि का निर्माण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि का जो है ये निर्माण करता है, बिल्कुल राइट, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या है, तो द्विआवेशित हीलियम आयन है। अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या है, द्विआवेशित हीलियम आयन है। फिर से हम बता देना, अल्फा कण क्या है, द्विआवेशित हीलियम आयन है अल्फा कण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्राप्ति न्यूक्लियन होने, पूरा क्वेश्चन न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर आप बताना है, यह अस्थायी होता है। क्या होता है, यह
अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर चांदी नहीं होता है, सिर्फ नाम का सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता जर्मन सिल्वर में। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो चतुष्क फलकिया होता है। आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस का आकार है, ये पूछा गया सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है, तो चतुष्क फलकिया होता है सफ़ेद फास्फोरस का आकार। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? एल्केन्स से। किससे है ये? एल्केन्स से संबंधित रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग पढ़ के जवाब दीजिए। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, ये कौन सा पॉलीमर? टेफ्लॉन है। कौन सा पॉलीमर है? तो ये टेफ्लॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 71 का राइट आंसर आप लोग बताना है। इसका हो जाएगा अमरबेल या कस्कुटा। कस्कुटा को अमरबेल कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब 72। जल के अणुओं की अर्ध परागीण झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, क्या कहलाती है? गति परासरण। इसका गति क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय से। भोजन का होता है तो मुख से हो जाता है, भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। लेकिन कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। 74 का ही बताना है। कालाजार एक जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, कालाजार। क्वेश्चन नंबर 75 देखना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित की जाती है वो क्या कहलाता है? तो 75 नंबर का राइट आंसर होगा प्रजाति उद्भव। क्या कहलाता है? प्रजाति उद्भव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखना है आपको। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, इसका आप आंसर खोज के दीजिए क्या होगा? दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं? बिल्कुल नहीं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? बिल्कुल। साइनोबैक्टीरिया यही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। 76 का हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थोराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये आपको बताना है। बताइए, पहले कमेंट कीजिए, हम बताइए करेंगे। अब बताइए ना आप। अरे भाई बता देते हैं। थोराइड ग्रंथि कहाँ स्रावित होती है? गला या गर्दन में। कहाँ स्रावित होती है? गला या गर्दन में थोराइड ग्रंथि स्रावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी की इकाई है? अनुवांशिकी की इकाई जीन होती है। अनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन। अनुवांशिक इकाई जीन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। बड़ाजोफाटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। बड़ाजोफाटा कहाँ पाए जाते हैं? नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। ये सी। बड़ाजोफाटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं तो नम व छायादार आवासों में ये पाए जाते हैं बड़ाजोफाटा। हाल ही में स्वावलंबिनी योजना है की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? मंत्रालय का नाम बताना है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्वावलंबिनी योजना की शुरुआत की गई है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम थी, ये बताना है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या रखी गई थी? ये बताना है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आसान नहीं है तो हम बता रहे हैं तो आसान हो जाएगा। आप लोग को देखते चलना है बस, सो के आराम से, कोई ज़रूरत नहीं लिखने का। AIIMS दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया
सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? आपको ये बताना है, 83 का आंसर बताना गया। ये जो संबंधित है स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार यंत्र से संबंधित है। स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र से ये जो है संबंधित है। AIIMS दिल्ली में हाल ही में शुरू हो गया। सृजनम किससे संबंधित है? स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा 84। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? मेडिसन कीज। किसने जीता है? ये मेडिसन कीज जो जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये बताना है बिहार में चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? तो ये आपको जरूर बताना है। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो पार्टी है हिंद सेना है। इसके पार्टी का नाम क्या है? हिंद सेना। इतना याद रखना है, शिवदीप लांडे जो है पूर्व IPS थे, इसके पार्टी का नाम हिंद सेना है। क्योंकि जय हिंद ज़्यादा करते हैं जो डिफेंस में आदमी रहते हैं, आर्मी पुलिस वाले सब। तो शिवदीप लांडे एक IPS अधिकारी थे। तो जय हिंद सेना का जो है राजनीति हिंद सेना के नाम से राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। तो अब ये बताना है बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों की मानदेय राशि पहले 1650 थी। तो 1650 को अब बढ़ा के दोगुना करें। 1650 को दोगुना की जगह कितना हो जाएगा? आपको 3300 रुपया हो जाएगा प्रति माह। अब 3300 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन तो हर किसी को पता होगा हमारे हिसाब से। अब आपको पता है कि नहीं ये तो आप कमेंट कीजिएगा तब पता चलेगा ना। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपना प्यारा भारत जीता है। चलिए भारत के नाम लिख दिए जय हिंद एक बार। और न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। चलिए अब देखते हैं 88। फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है? तो ये आपको जो है इसका राइट आंसर देना है। राइट आंसर 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? ई विधान एप्लीकेशन नेवा को उत्तराखंड विधानसभा किसने? उत्तराखंड विधानसभा ने अपनाया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 89 का देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो विजय दुर्ग कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब 90 देखते हैं। बस अब थोड़ा सा हो रहा है, इसके बाद ख़त्म होने वाला है। तो आप बने रहिए और भागना नहीं है, बस 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 5-7 मिनट में और लगेगा, 10 मिनट तो नहीं लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो में। कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन और बहुत अच्छे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। अभी जितना भी वर्तमान में एग्जाम हो रहा है, चाहे वो रेलवे का हो या SI का हो या बिहार पुलिस का हो, तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 1 साल का पूर्णतः याद रखना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? बताना है। अरुण शौरी। पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। पुस्तक का नाम हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। अब ध्यान रखेंगे पुस्तक का नाम क्या है। द आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अरुण शौरी। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस विधेयक को प्रतिस्थापित करेगा? तो आयकर अधिनियम
1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ये नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 को देखते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर है 93। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भारतीय वाद्ययंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस राज्य का जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है कलाकृति। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया था। NDB का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। तो इसका 9वां सदस्य जो बना है 21 देश ने बना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अल्जीरिया। किस देश ने बना है? तो अल्जीरिया बना है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपको बताना है मॉरिशस में। कहाँ किया है? मॉरिशस में। दोबारा पढ़ दे रहे हैं, ये अच्छे करंट अफेयर्स में आते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मॉरिशस में किया है। क्वेश्चन नंबर है 96। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? अब बताइए 96 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा असम। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। अब बिल्कुल अब हम लोग समाप्त होने के कगार पे हैं। आप बने रहिए बस 2-4 मिनट और, इसके बाद हम लोग इसको समाप्त करते हैं। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? फिर से क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट करते हैं, आपको ध्यान देना है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम, आपको ये देखना है कौन सा खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ये 97 होगा भारतीय सेना। किसने? भारतीय सेना ने इसका चैंपियन बना है। क्वेश्चन नंबर है 98। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ वननेस और स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है। आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो है ये कौन सा है? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये याद रखना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इसका जो है प्रतिमा का, और कहाँ? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आपको ये ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के, एक मिनट, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ना कि किस राज्य में है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश की किस जगह पे है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जब क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन और आंसर दोनों को ध्यान में रखिए। किसी तरह से उल्टा पुल्टा के पूछ ले तो बनाने में वहाँ कोई इशू ना आए, ना कोई कन्फ्यूजन रहे। इसीलिए प्रैक्टिस सेट भी लगाया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है? तो ये तो सबको पता होगा, विमल पटेल जी। ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। पहले वाला था वो बहुत ट्रेंडिंग में चला था, ये वाला भी थोड़ा कम पूछ रहे हैं लेकिन ज़रूर पूछ रहे हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, खास करके तो बिहार के एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछेगा। वैसे तो संसद भवन तो कहीं भी पूछ सकता है, रेलवे में पूछ सकता है, SSC में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। लेकिन आपको यहाँ करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स के तौर पर जरूर देखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद के वास्तुकार है? विमल पटेल जी। और संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ ये आपको बताना कमेंट में। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा अफेंटासिया का शोध क्या है? अफेंटासिया का शोध किसने किया है? तो ग्लासगो विश्वविद्यालय किया है। किसने किया है? ग्लासगो विश्वविद्यालय किया। हाल ही में निम्न में से किस संस्था के द्वारा अफेंटासिया का शोध किया है?
तो ग्लास्को विश्वविद्यालय के द्वारा शोध किया है। तो चलिए हमारा आज का 100 क्वेश्चन पूरा के पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोग बताइए कैसा रहा आज का और कितना नंबर आया आपको। अगर आप ज़रूर अपना स्कोर कार्ड देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपका तैयारी अभी भी थोड़ा कम लग रहा है तो अच्छे से ध्यान देने की बात है, और जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि हमको थोड़ा कम क्वेश्चन बन रहा है तो उसको ज़्यादा अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि ये एसआई का है तो थोड़ा लेवल ऊँचा गया है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल वाला है जो इसे थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, नहीं। अब कांस्टेबल का भी क्वेश्चन इतना नॉर्मल नहीं आने लगा है। तो आप देख सकते हैं पूरा 100 के 100 हम क्वेश्चन आज आपको करवाए हैं। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 2 था। इसी प्रकार का और टेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करियर गैलेक्सी के पे आप बने रहें। आपको हर कुछ का जो है यह इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सटीक दिया जाएगा, और एक ये भरोसेमंद चैनल के रूप में उभर के आएगा। अभी तो थोड़ा कम है लेकिन ज़रूर ये उभर के आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।